बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार किसान भाई बहन, मैं नमिता बिल्कुल समय पे आ गई हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन लेकर। इस कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों बातें करते हैं और नए नए तकनीक के बारे में भी जानते हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू सिंह। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए लागू है जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना। दलहन और तेलहन की खेती के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र वितरण की है योजना। बत्तख पालन से बेहतर मुनाफा पाने के लिए पाले उन्नत नस्ल खाकी कैम्पबेल। अब समाचार विस्तार से। उद्यान प्रभाग की ओर से कई जिलों में जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसान जैविक खाद जीवामृत इकाई और कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई की स्थापना कर सकते हैं। इसमें जीवामृत इकाई के लिए किसान के पास कृषि अपशिष्ट, गोबर, गौमूत्र जैसे जैविक संसाधन होना जरूरी है, जबकि कृषि अपशिष्ट कल्चर इकाई के लिए कम से कम 1 एकड़ कृषि योग्य भूमि होना अनिवार्य है। राज्य के किसान इससे लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कोडरमा जिले में दलहन और तेलहन की उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें 40 से 50% अनुदान पर मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पंप सेट, पाइप, स्प्रिंकलर सेट, मोबाइल रेनगन, थ्रेसिंग फ्लोर, मिनी दाल मिल और ट्रैक्टर चालित यंत्र ले सकते हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड तकनीक प्रबंधक या जिला आत्मा कार्यालय में 14 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप सब्जी फसलों की खेती संरक्षित संरचना में करें या खुले खेत में बंचिंग और टपक सिंचाई प्रणाली जरूर अपनाएं। इससे आप खरपतवार नियंत्रण करने और पानी की बचत करते हुए सिंचाई करने में सफल होंगे। किसान भाई, मल्चिंग के लिए आप प्लास्टिक और सूखे पत्ते या पुआल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्लास्टिक का उपयोग बहुवर्षीय और ज़्यादा कारगर है। इससे खरपतवार नहीं उगेंगे, साथ ही कीट और रोग लगने की संभावना भी कम होगी तथा पौधों को अनुकूल तापमान और नमी मिलेगी। मल्चिंग के साथ टपक सिंचाई की व्यवस्था करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। पशुपालक भाइयों, आप यदि बत्तख पालन करें तो मुर्गी पालन से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। बत्तख का अंडा और मांस दोनों मुर्गी के अंडे और मांस से ज़्यादा महंगा बिकता है, लेकिन इसके लिए आपको उन्नत नस्ल वाले बत्तख पालने होंगे। ये उन्नत नस्ल कौन से हैं, आइए इस संबंध में जानते हैं पशु विशेषज्ञ से। पूरे झारखंड प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो अंडे देने वाले बत्तख के रूप में अगर किसान भाई पालना चाहते हैं तो इसमें खाकी कैम्पबेल और इंडियन रनर नस्ल जो है ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और जो किसान भाई मांस के लिए बत्तख रखना चाहते हैं उनके लिए ये भिगोबा सुपर एम सबसे अच्छा साबित हो रहा है। मल्टी क्रॉप थ्रेशर एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान धान और गेहूं फसल की दौनी कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद धान फसल तैयार हो जाएगा, तब आप धान की दौनी के लिए मल्टी क्रॉप थ्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1.5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में फल छेदक कीटों की रोकथाम कैसे करें। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल से फल बनने के दौरान फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप हो तो इससे रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्सा कार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए हैं।
रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। फसल, अनाज, सब्जियों के साथ साथ हमें अपने पशुओं का भी रखना होता है खास ध्यान। पशुओं को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनका आहार। तो आइए आज हम जानते हैं कि पशुओं के लिए आहार व्यवस्था हम कैसे करें। झारखंड में पशुपालन के रूप में मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, बत्तख और शूकर पाले जाते हैं। इन पशुओं के बेहतर शारीरिक विकास और बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। पशुओं में आज हम विशेष रूप से दुधारू मवेशी और सुकरों के आहार प्रबंधन पर चर्चा करेंगे। आइए पहले जानकारी लेते हैं दुधारू पशुओं के खान पान के बारे में। बरसात का मौसम धीरे धीरे कमते जा रहा है। पशुओं का अभी बरसात की सीज़न में हमारे झारखंड में जो चारा दाना उसमें कमी दिखाई जा रहा है और जितना दिन जाएगा कमते जाएगा। तो हमें एक अपना प्लान बनाना पड़ेगा, जिस प्लान के मुताबिक हमें आगे चलना पड़ेगा कि इसे हम गाय भैंस के अन्य जानवर के लिए चारा ये दाना का बंदोबस्त करें। पहले किसान भाइयों हम बताते आपके पास दुधारू गाय है तो कैसे इसको पालिएगा, कैसे दाना पानी का बंदोबस्त करिएगा। दुधारू पशुओं को आम जितने पशु है इससे ज़्यादा दाना और पानी का ज़रूरत होता है। इसलिए ज़रूरत होता है कि जब दूध देते दूध का 80 से 85 भाग उसमें पानी निकाल जाता है और ज़्यादा दूध देने वाले गाय जो होता है जिनके 8 लीटर 10 लीटर इसको ऊपर का दूध मिलते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पानी का आवश्यक होता है। दूध मिलता है इसलिए कि आप जितना चारा दीजिएगा दाना दीजिएगा उसी का ऊपर आपको दूध का बढ़ाव बढ़ते रहेगा। सिर्फ अच्छा नस्ल का जानवर होने से आपको दूध ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको खान पान का भी बढ़िया बंदोबस्त करना पड़ेगा। दुधारू पशुओं के बेहतर दूध उत्पादन के लिए हरा चारा, सूखा चारा और पौष्टिक मिश्रित दाना जरूर दें। जो पशु जितना लीटर दूध देता है उससे 3 गुना अधिक हरा चारा दें और 2 से 2.5 गुना दाना दें। दाना संतुलित और पौष्टिक हो, इसमें मकई का दाना, गेहूं का, चावल की भूसी, प्रोटीन के लिए खल्ली और विटामिन एवं खनिज के लिए नमक अनुशंसित मात्रा में जरूर दें। हमारे सीधे हिसाब से एक गाय आपका 5 लीटर दूध देता है तो उसमें कम से कम आपको दिन में 14 से 15 किलो हरे चारा देना पड़ेगा और उसका साथ आपको 2 से 3 किलो उसके दाना मिलाना पड़ेगा। और दाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसमें मकई हो कि चावल का भूसा हो कि दलिया हो, उसमें आपको संतुलित मात्रा के सब चीज़ देना पड़ेगा। जैसे हो गया मकई का दाना, चावल का भूसा, गेहूं का भूसा और प्रोटीन के लिए उसमें खली जरूरी है। ऊपर से इसमें विटामिन और मिनरल्स और उसमें आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा नमक। किस मात्रा में आप देंगे नमक? नमक दीजिएगा 1 क्विंटल, ये 100 किलो दाना है तो 100 किलो दाना में आपको कम से कम 5 किलो आपको नमक देना पड़ेगा, मतलब 5% के हिसाब से। उसमें और भी एक चीज़ आपको जो विटामिन मिनरल्स देना है, इसके 100 किलो में 2.5 किलो आपको मिनरल मिक्सचर देना पड़ेगा और विटामिन उसमें कम से कम 100 से 200 ग्राम देना पड़ेगा। दुधारू पशुपालक भाइयों, पशुओं को अनुशंसित मात्रा में अधिक हरा चारा ना दें, इससे गैस और पेट फूलने की समस्या होगी। इससे बचने के लिए कुल हरा चारा 1/3 भाग सूखा चारा दें।
जहां तक दाना की बात हो तो इसमें सभी अलग अलग दानों की मात्रा का अनुपात अनुशंसित है। ये पौष्टिक मिश्रित दाना आप खुद अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। हरा चारा आप जब दीजिएगा हमेशा नज़र रखिए दुधारी गाय को ज़्यादा हरा चारा मत एक साथ दीजिए। इसका कारण ये है, ज़्यादा हरा चारा खाएगा जानवर तो उसका पेट फूल जाता है, जैसे हम अंग्रेजी में और हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको इम्पेक्शन कहते हैं कि ब्लॉट कहते हैं। इसमें गैस प्रोडक्शन होता है कि हरा चारा में ज़्यादा से ज़्यादा गैस प्रोडक्शन होने का चांस है। तो हरा चारा को कैसे आप दीजिएगा? अगर 14-15 किलो देना है तो उसमें एक तिहाई उसमें सूखा चारा दीजिए। सूखा का मतलब हो गया पेडिस्ट्रो, मतलब पुआल, और गेहूं का भूसा हो गया, और नहीं तो आपका बाकी सारे कुट्टी जो है आपका मिलता है लिग्यूम प्रोडक्ट से, जैसे आपका सिम्बगुत्रे जितना पेड़ पौधा है उससे आपको देना है। अनुशंसित मात्रा से अधिक हरा चारा देना दुधारू पशुओं के बच्चों के लिए ज्यादा घातक है। कई दफा इसके दुष्प्रभाव से बनने वाली गैस से हृदयाघात और मौत भी हो जाती है। इसलिए हरा चारा में सावधानी बरतें। हरा चारा के साथ सूखा चारा और अनुपातिक मात्रा में दाना भी दें, जबकि बड़े दुधारू मवेशियों के वजन का 4% हरा चारा देना पर्याप्त है। हरा चारा आपके गाय के इसके वजन के हिसाब से होता है। आपका 300 किलो का गाय है तो कम से कम इसके 10 से 12 किलो हरा चना हो चाहिए। 350 होगा तो 12 से 14 किलो, 350 से ऊपर है 400 तक आपको 15 किलो हरा चारा देना पड़ेगा। लेकिन हरा चारा सिर्फ अकेला मत दीजिए। इसमें क्या होता है आपको जो बताया उसमें बीमारी हो सकता है, तो आपको हरा चारा के साथ सूखा चारा भी देना है। तो उसके लिए आपको जो पुआल है भूसा है वो दीजिएगा तो उसमें मात्रा रहेगा। दूसरा बात है आपका जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, इनको ज़्यादा हरा चारा कभी भी मत खिलाइए। क्या होता है हरा चारा में वो पेट फूल जाता है, जिसको गैस प्रोडक्शन होने लगता है। कभी कभी ऐसा फूल जाता है कि गैस नहीं निकाल पाता है बच्चा का, वो जो हार्ट है इसमें प्रेशर पड़ता है डायफ्राम में पेट के अंदर, और उससे उसका मौत हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्रों के खान पान के बारे में कि खाने के लिए उन्हें क्या दें और क्या ना दें। आमतौर पर शुक्रों को बाहर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तब ये कूड़े कचरे और नालियों में अपनी ज़रूरत का भोजन तलाशते हैं। इससे इनके पेट में कृमि पलने लगती हैं और इनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इससे बचाव के लिए इन्हें दूषित स्थानों से भोजन ग्रहण करने से रोकें। उन्हें स्वच्छ एवं संतुलित पौष्टिक आहार एवं पीने के लिए स्वच्छ पानी दें। आजकल जो सिस्टम आ गया, शुक्र को आपको आधुनिक तरीका से साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं और उसमें आपको दाना से ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। पहले होता था क्या, गांव में आप छोड़ देते थे, घूमते रहता था, कीचड़ खाता था, लेकिन लोग आजकल पसंद नहीं करते। ऊपर से एक है इसमें एक बीमारी होता है जो शुक्र का कहते हैं मिजली पर, टेपवर्म का इन्फेक्शन होता है, लंबा कृमि होता है पेट में और कीड़ा हो जाता है, उससे आदमी भी बीमार हो सकता है। तो किसान भाई आप जब संतुलित मात्रा में शुक्र को पालन करेंगे, एक बड़ा शुक्र 150 से 100 किलो तक जब वजन होगा, कम से कम 2 किलो दाना इसको देना पड़ेगा पूरा दिन में। सुबह 1 किलो, शाम को 1 किलो, 1 से 1.5 किलो कर दीजिए, और बच्चे के लिए अलग से करिए जिसको क्रीप फीडिंग कहते हैं। तो किसान भाइयों, दाना और सुअर के लिए आप सबसे बढ़िया सिस्टम है, अगर आप पालना चाहते हैं तो आसपास की कोई होटल है, कोई दुकान है, वहाँ से आपको खाना जो बच जाता है ये दे दीजिए उसको, लेकिन बॉयल करके दीजिए, तो आपका सुअर का दाना संतुलित मात्रा हो जाएगा। और हमेशा साफ सुथरा पानी पिलाइएगा। अगर साफ सुथरा पानी नहीं पिलाइएगा तो बीमार हो सकता है। सड़ा हुआ दाना कभी भी मत दीजिए। तो किसान भाइयों, इस बातों पर आप ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको जरूर लाभदायक व्यवसाय होगा, चाहे शुक्र हो चाहे दुधारू पशु हो। पशुपालन व्यवसाय है तो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है बेहतर आमदनी। पशुपालन से बेहतर आमदनी चाहिए तो पशु विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पशुओं का आहार प्रबंधन करें। पशु का बेहतर स्वास्थ्य ही आपके बेहतर आय का आधार है। छोटे छोटे पौधे हम लगाते हैं, समय के साथ ये पौधे वृक्ष बन जाते हैं। वृक्षों में फूल आते हैं और फूल फल में बदल जाते हैं। हमारे मेहनती किसान भाई बहनों की मेहनत इन फलों के मिठास के साथ चारों तरफ फैल जाती है।
अपने फलों की मिठास बरकरार रखते हुए आज हम जानेंगे फलदार वृक्षों को कीटों से कैसे बचाया जाए और इसके लिए क्या उचित देखभाल करनी है। झारखंड में फलदार फसलों की बागवानी में मुख्य रूप से आम, लीची और अमरूद का उत्पादन किया जाता है। बेहतर फलन में सबसे बड़ी बाधा है कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप। फलदार वृक्षों को स्वस्थ एवं सुरक्षित रखने के लिए सालों भर उसकी सतत निगरानी और उचित देखभाल करने की जरूरत होती है। खासकर सितंबर से नवंबर का महीना फलदार वृक्षों और फल बागों का कायाकल्प का सबसे बेहतर महीना माना जाता है। जैसे हम जानते हैं कि बाग बगीचे जो लगाते हैं वो साल भर का पौधा होता है, तो सालों भर आपके जहाँ बगीचा लगाएं खेत में रहता है। तो किसान भाई आमतौर पर देखते हैं जब वृक्षों पे फल आते हैं उसी टाइम पे ध्यान देते हैं। उससे पहले किसान नहीं उसके पोषण के बारे में, नहीं उसके कीट प्रबंधन के बारे में पूरे साल भर नहीं सोचते हैं। तो हम इसी पे बात करेंगे कि आप अगर पहले से सही ढंग से किसान भाई अगर बगीचों की देखभाल करते हैं और जो इस समय जो सितंबर अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना है, अगर आप इस समय उचित देखभाल करते हैं तो उस पे आपका जो फलन और जो फल है वो अच्छा लगेगा। हमारा अल्टीमेट गोल है कि हमारा फल अच्छा लगे, लेकिन फल अच्छा लगने के लिए किसान भाई एक बिल्कुल मंत्र याद रखिए कि बगीचे स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए। अगर स्वच्छ और स्वस्थ है तो उसमें रोग और कीटों का प्रकोप भी नहीं होगा। अगर प्रकोप हो भी रहा है तो बगीचा अपने आप को सहन शक्ति रखेगा, उससे सहन कर लेगा और आपको जो उपज है, जो आर्थिक उपज, जिसको उपज नहीं आर्थिक उपज हम जानते हैं कि अगर एक आम का पेड़ है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उसमें से 20 किलो आम निकल गया तो ये उसको उपज नहीं बोलेंगे। उपज का मतलब है आर्थिक उपज, जो पूरे साल भर उसकी देखभाल है, उसके बाद में हमारे को इतना उपज मिलना चाहिए कि जिससे जो आम का पौधा लगा हुआ है उससे जो हमारी इनकम है उसमें बचत होनी चाहिए, उसको हम आर्थिक उपज बोलते हैं। तो ये होना चाहिए। फल बाग का बेहतर पौध प्रबंधन करके लगभग 50% रोग एवं कीट व्याधियों का प्रकोप कम कर सकते हैं। इसके लिए फल बाग को हवादार बनाएं। फल बाग के सभी वृक्षों को और सभी वृक्ष के हर एक अंग को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके। इसके लिए टहनियों की कटाई छटाई करें। खासकर बीच वाले मुख्य तना से जुड़ी ऊपर वाली शाखा और बगल की क्रॉस करती टहनियों की कटाई छटाई जरूर करें। किसान भाई बिल्कुल ज़रूर आप ध्यान दीजिए। आपका आम का बगीचा है, लीची का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, कोई सा भी बगीचा है, तो सबसे पहले उसका ज़रूरी है कि उसको हवादार बनाइए। अगर आपका बगीचा हवादार है तो उसमें कीट और बीमारियों का जो प्रकोप है आपका 50% तक ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम रिकमेंड करते हैं कि सितंबर के महीने में आम का जो पौधा बड़ा हो गया है, 10 साल से ज़्यादा का हो गया है, उसमें सेंटर ओपनिंग करिए। सेंटर ओपनिंग का मतलब है कि आप जो सेंटर की शाखाएं हैं उसको निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? उसका एक सिंपल मंत्र है कि जब सूरज का प्रकाश 12 बजे आता है तो जो धूप है वो आपका मुख्य तने के ऊपर धूप पहुंचनी चाहिए। अगर आपके मुख्य तने पे धूप पहुंच रही है तो आपका जो आम का पौधा है उसको हम मानेंगे कि वो अच्छे से मैनेज है। दूसरा, जितने भी साइड वाली शाखाएं हैं उस शाखाओं में जो शाखाएं एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं, आम में, लीची में, अमरूद में, उन शाखाओं को आप काट के हटा दीजिए। सीधी शाखाएं रहनी चाहिए। उससे क्या होगा? आपका एरिएशन ठीक होगा। जो रोगग्रस्त और कीटग्रस्त जो डालियां हैं वहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वो नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इससे 2 लाभ होते हैं। पहला, जो अनवांटेड, जो अवांछित शाखाएं हैं जो आपका जो पोषण को खा रही हैं वो हट जाएंगी। दूसरा, आपका बगीचा है, जो पौधा है वो हवादार होगा, तो उससे क्या होगा कि उसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होगा। तो अगर ये कम हो रहा है तो निश्चित रूप से आपका जो आर्थिक उपज है वो बढ़ेगा। पौध प्रबंधन के बाद पोषण प्रबंधन करें। बाग की गंदगी और खरपतवार में कीट जन्म लेते हैं। यही कीट फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं और
कई कीटों से रोग भी होते हैं। इसके लिए फल बाग के घास पात की सफाई एवं निश्चित अंतराल पर करते रहें। इसके बाद अभी बाग की जमीन की जुताई कोड़ाई करके पोषण प्रबंधन करें। बहुत सारे कीट और बीमारियां हैं जो आपके बगीचे में, जहां पर बगीचा लगा हुआ है उसके नीचे में जो खरपतवार रहते हैं उसके ऊपर रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो किसान भाई इस समय में ज़रूर आपका जो बगीचा है उसका जो खरपतवार है उसको हटाने के लिए एक आधी जुताई करें। उससे क्या होगा, जितना छुपा हुआ कीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा, जो बीमारियां आपके खरपतवारों पे है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप एक तरीका ये करिए। दूसरा है कि जैसे आम, अमरूद, लीची, यही 3 मुख्य रूप से बागान बगीचे हैं जिनका हमें प्रबंधन अभी करना है। तो पहला है पोषण प्रबंधन। पोषण प्रबंधन जितना अच्छा पोषण रहेगा तो निश्चित रूप से आपका जो बगीचा है वो अपने आप ही ऐसा हो जाएगा कि उसमें आपको कोई कीट बीमारियों का प्रकोप भी होगा तो वो सहन कर लेगा। बगीचों में गोबर का खाद, नीम की खल्ली, करंज की खल्ली, नीम की खल्ली, DAP, यूरिया, इसके साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरेक्स, बोरोन और जिंक सल्फेट ज़रूर डालें। मात्रा आपको बता दी जा रही है कि जब भी आपका 3 साल तक का पौधा है तो 30 kg, आम लीची में 30 किलो लगभग गोबर का खाद डालना है। उसके बाद में 1 साल जैसे जैसे कि पौधे की उम्र बढ़ती है तो 10 kg और बढ़ाते जाइए। जैसे 4 साल का हुआ तो 40 किलो आप उसमें और गोबर का खाद डालिए। वो आपको डालना है पौधे से कम 1 मीटर दूरी पे 30 सेंटीमीटर का ट्रेंच बना करके गोलाकार गड्ढा बना के उसमें डालिए। हमारी मृदा अम्लीय है तो उसमें आप 5 kg चूना ज़रूर डालें चारों तरफ में, और जो 200 ग्राम यूरिया, 60 ग्राम DAP और 150 ग्राम MOP ये उसके साथ में मिला करके डालें। इस समय में डाल दीजिए और गड्ढे को वापस बंद कर दीजिए। वो आपको फलन में बहुत सहायक होगा, उससे कीट भी कम लगेगा, बीमारियां कम लगेंगी। आम और लीची के पेड़ में मुख्य तना से जुड़ी ऊपर की टहनियों में शूट नामक कीट लगने का खतरा रहता है। इस कीट की रोकथाम के लिए इस मौसम में अनुशंसित मात्रा में प्रोफेनोफास दवा और थायोमेथाक्स जाम दवा का मिश्रित घोल का छिड़काव कर दें। कुछ वृक्षों की टहनियां जलने के समान सूख जाती हैं, इन्हें काटकर हटा दें। इसके बाद वाले भाग पर बॉडेक्स मिक्सचर लगा दें और ब्लू कॉपर दवा का छिड़काव कर दें। इसी समय में एक कीट जो आप बाद में देखते हैं, आपका जहाँ से तना बढ़ता है, जो शाखाएं बढ़ती हैं उसके ऊपर गोल मटोल गोल ऐसे मोटे मोटे सी दाने जैसा बन जाता है और उस पर फल नहीं लगता है। उसको हम सूटगार शीला करके इंसेक्ट है उसको बोलते हैं। उसकी रोकथाम के लिए झारखंड में बहुत ज़रूरी है। तो आप इस समय में एक छिड़काव प्रोफेनोफोस प्लस थायोमेथाक्साम, 2 दवाइयाँ हैं, प्रोफेनोफोस 2 ml और थायोमेथाक्साम 1 ml, दोनों को मिला करके एक छिड़काव अभी करिए और एक इसके 15 दिन के बाद में। इससे क्या होगा कि वो कीड़ा भी ख़त्म होगा और उसके साथ में जो लीफ वेबर जो वेब बना देता है वो कीट भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर ज़रूरत है तो इस समय में, क्योंकि कई शाखाएं जली हुई रहती हैं, सूखी हुई रहती हैं, उनको काट के हटा दें और उस पे बोर्डेक्स मिक्सचर जो बोर्डो पेस्ट आता है उसको लगाएं और उसके साथ में ब्लू कॉपर 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव ज़रूर करें तो आपका बगीचा हेल्दी रहेगा। किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञ की सलाह मानकर फलदार वृक्षों की देखभाल और कीटों की रोकथाम करेंगे तो बेहतर फलन होगा, उपज की क्षति नहीं होगी और शुद्ध आर्थिक उपज अच्छी होगी। देखा ना किसान भाई बहनों, छोटी छोटी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो जानकारी आपको मिली है इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे। जाने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर और यूट्यूब पे। साथ ही साथ आप फेसबुक में भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं कृषि दर्शन के हर अंक को लेकर। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले आपको हम कृषि दर्शन का पता जरूर बताना चाहेंगे ताकि आप कृषि दर्शन कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या हो, समाधान हो या सुझाव देना हो तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी दूरदर्शन टीम को विदा दीजिए ताकि अगले अंक में नई जानकारी के साथ फिर से हम आपसे बातें कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।